आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जुलाई मंथ में जो आपके प्रेसिडेंट इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ये बेसिकली हमारी स्टैटिक क्लास है। तो इसको ना हम करंट के साथ लिंक करके बनाने की मैंने कोशिश की है। इसके अलावा ना आज शाम को ही ये क्लास मैं अपलोड कर दूंगा संडे को, ठीक है। संडे शाम को ही आपको एक और क्लास मिलेगी इसी से रिलेटेड, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड ही। उसमें बेसिकली मैंने ये डिस्कस किया क्योंकि जो बीजेपी है ना उसने अपना जो कैंडिडेट जो डिक्लेयर किया है वो है मैडम द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो वो जो है एक संथाल कम्युनिटी है, ST ट्राइब है, उससे बिलोंग करते हैं वो मैम। तो वो MP हैं उड़ीसा से, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड अब क्योंकि वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो जो संथाल कम्युनिटी है ना या ST ट्राइब है जो संथाल, वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो संथाल कम्युनिटी वाली या संथाल ट्राइब वाली जो वीडियो होगी वो शाम को 5 बजे आ जाएगी आपके पास, और जो ये वाली वीडियो होगी ये ऑलमोस्ट 12-1 बजे के पास आपके पास हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जो ये पार्ट होगा ना इसमें हम मेनली स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे, और जो आपका जो वो होगा आपका संथाल वाला उसमें संथाल का जो स्टैटिक पार्ट होगा वो डिस्कस होगा, और उसके अलावा करंट तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें वो हो ही जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा मैंने अपने स्टूडेंट्स को धीरे धीरे मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको जो चीज़ों को लिंक करना होता है, ठीक है। कि जैसे अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टैटिक टॉपिक है आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन का, ठीक है, या प्रेसिडेंट स्टैटिक टॉपिक है एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सारा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गया। अब क्योंकि जो मेन टॉपिक है हमारा इसका आपका करंट का, अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होने हैं ना, तो जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो किस तरीके से होते हैं, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमारी जो क्लास है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होने हैं वो होने हैं जुलाई 18 को, ठीक है। तो जुलाई 18 को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इसमें ना कुछ आर्टिकल्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो नोट डाउन कर दो आप। एक तो आर्टिकल 52 है, ठीक है। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कि जो हमारी स्टेट है इंडिया उसमें एक प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। तो वो आर्टिकल बताता है आर्टिकल 52। उसके अलावा आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, उसके बारे में बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 54, वो बात करता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में। जो आज की जो हमारी मेन क्लास होगी ना वो सारी फोकस करेगी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल जो 55 है वो डील करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और जो आर्टिकल 56 है वो डील करता है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कि वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। एक बार इलेक्शन के बाद ये 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये साथ के साथ मैं आपको बताता रहूंगा। उससे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहले जो इलेक्शंस हुए थे प्रेसिडेंट के वो कब हुए थे। तो वो हुए थे आपके 1952 में, ठीक है। और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं फर्स्ट इंडियन, ठीक है। इनको फर्स्ट इंडियन कहा जाता है या फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है, ठीक है। और ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो बेसिक फैक्ट्स है ना जो आपके जो कोर स्टैटिक पार्ट है उसका पार्ट उसमें कवर होते हैं। तो जो हमारे जो लॉन्गेस्ट टर्म के जिन्होंने बिताई है एज ए प्रेसिडेंट, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते थे 1952 के, जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे वो जीते थे, और उसके बाद जो सेकंड इलेक्शन हुए थे 1957 के, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट टर्म के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा इनके नाम पे एक और रिकॉर्ड है। इसके जो नोट्स होंगे ना वो सारे मैं आपको संडे को मॉर्निंग को ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है।
तो ताकि जब आप वीडियो देखो ना तो साथ में आप नोट्स की तरफ भी नजर मारते रहो, ठीक है। तो इन्होंने इनके नाम पे ना एक रिकॉर्ड है, इन्होंने सबसे ज्यादा वोटों के साथ ना, वोट्स के साथ ये अपना जो प्रेसिडेंटशिप थी इसको सिक्योर किया था। इनको मिले थे 98.99 वोट्स, 98.99% वोट्स। और उसके अलावा एक जो हमारे प्रेसिडेंट हैं नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये इलेक्शन जीते थे, अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे 1977 में, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे जो अभी करंट जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, ये 2017 में बने थे प्रेसिडेंट, और इनको वोट मिले थे 65.65%, ठीक है। इनको इतने परसेंट वोट्स मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अब प्रेसिडेंट तो बनना है, ठीक है, और उसके लिए अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एलिजिबिलिटी बोलता जा रहा हूं, आप जो इसके साथ साथ हैं जो तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा नोट्स तो आपको मैं भेज ही दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप साथ साथ इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है आपके लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? सबसे पहले आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, एलिजिबिलिटी है। जो यूपीएससी है ना या दूसरे एग्जाम्स हैं, ठीक है, वो ये जो छोटे छोटे ये जो होते हैं ना फैक्ट्स, इन्हीं के ऊपर गेम खेलती है। ये पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है, और जो पॉलिटी होती है ना उससे सबसे ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। और एक रीजन ये भी है कि पॉलिटी सबसे ज्यादा स्कोरिंग होने का रीजन ये भी है, एक तो सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, दूसरा इनके ना फैक्ट्स थोड़े से इस तरीके के होते हैं कि एक तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो गैस करने बहुत इजी होते हैं। जैसे इस बार हमने देखा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स होंगे ना उसमें जो ये आपके पॉलिटी से जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा इस पे बनता रहेगा अगले 5-6 महीने तक, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर, या फिर धीरे धीरे जब टाइम बीतेगा तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर पूछा जाने लगेगा, ठीक है। तो ये जो एक तो इसको गैस करना बहुत इजी होता है, दूसरा इसके जो फैक्ट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है, पॉलिटी के फैक्ट्स चेंज नहीं होते। चेंज होने का रीजन वही होगा अगर कुछ ना कुछ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट होगी, ठीक है। और जब अमेंडमेंट होगी वो ऑलरेडी फिर से गैस करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि अमेंडमेंट हुई है ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो फिर गैस करना ईजी है। तो इस वजह से ये जो पॉलिटी होती है ना सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके फैक्ट्स लिखो। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड जो उनकी एज है वो मिनिमम 35, ठीक है, इतनी एज होनी चाहिए। उसके अलावा वो हर वो कंडीशन फुलफिल करते होने चाहिए जो कि एक लोकसभा के एमपी बनने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। अब जो यूपीएससी खेलती है ना वो इस तरीके से खेलती है, या जो दूसरे एग्जाम सेट होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से खेलते हैं आपके साथ। वो कह देते हैं कि वो ना यहाँ पे लोकसभा नहीं लिखते, यहाँ पे जो स्टेटमेंट होती है ना उसको चेंज करके राज्यसभा कर देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे याद रखना, अगर तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए जो आपको कंडीशन चाहिए ना कि आपकी हर कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, कौन सी वाली? जो एक लोकसभा के एमपी को इलेक्ट होने के लिए फुलफिल करनी चाहिए। और अगर आप एज ए वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने जा रहे हो ना उसके लिए आपको कंडीशन चाहिए राज्यसभा वाली, ठीक है, राज्यसभा के एमपी वाली। उसके अलावा आप जब आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको होल्ड नहीं करना होता, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं। फिर आती है टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, कितने टर्म होती है? 5 इयर्स की, ठीक है, 5 साल के लिए आपको इलेक्ट किया जाता है। और जो आपको ओथ दिलवाई जाती है, अब यहाँ पे भी खेलते हैं आपके साथ, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं वो दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है। उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को मान लो अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे? वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब जनरली जो बच्चे होते हैं ना उनका सवाल ये होता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से बड़े हैं, ठीक है, अपने से छोटे को वो क्यों दे रहे हैं अपना रेजिग्नेशन? तो देखो
जब भी प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं ना, या जब भी प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो हमारे उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली एज ए प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट एज ए एक्ट करते हैं, ठीक है, एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उतनी देर के लिए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से अब क्योंकि उनकी एब्सेंस में, प्रेसिडेंट की एब्सेंस में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको एक्ट करना पड़ेगा एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इसी वजह से उनको जो अपना रेजिग्नेशन देना होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है। इसके ऊपर ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की स्टोरी है ये। हुआ क्या कि मुझे प्रेसिडेंट्स के नाम नहीं याद है, लेकिन हम ए और बी मान के चलेंगे, ठीक है। हमारी हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, ठीक है। होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट ए है ना, ये क्या करते हैं कि ये रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, या इनको किसी वजह से रिजाइन देना पड़ जाता है, ठीक है। तो जो हमारे बी थे वो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट थे वीपी, ठीक है, ये थे प्रेसिडेंट। इन्होंने रिजाइन दिया या किसी वजह से इनको रिजाइन देना पड़ गया, या मे बी इन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक है। इन्होंने रिजाइन दिया बी को, ठीक है। अब बी क्या बन गए, बी बन गए प्रेसिडेंट, ठीक है, बी प्रेसिडेंट बन गए। अब ये बी जो है ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब इनकी वैसे पोस्ट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, ये एक्ट क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट। अब आगे क्या होता है कि आगे ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो बी क्या करते हैं, बी अपना रेजिग्नेशन ना, अब बी खुद प्रेसिडेंट है, ठीक है, अब इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कोई नहीं है, ठीक है। तो बी क्या करते हैं, बी अपने ऑफिस के आगे जाके ना, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के आगे जाके अपना रेजिग्नेशन रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो उनका जो रेजिग्नेशन होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो बी को बेसिकली क्या करना था, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शंस आ रहे थे ना, उसमें खुद को प्रेसिडेंट के लिए उनको एक्ट करना था, ठीक है, तो उससे पहले उनको रिजाइन करना था, तो यही रीजन था, ठीक है। तो वो रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और उसके बाद क्या इनका री इलेक्शन हो सकता है। देखो जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है ना, यहाँ पे कोई ऐसा अगर तो हम बात करें यूएसए की, ठीक है, यूएसए में जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो सिर्फ 2 बार इलेक्ट हो सकते हैं। इंडिया में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी भी मर्जी बार अप्लाई कर सकते हो प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, अगर आप ये वो कंडीशंस फुलफिल करते हो, ठीक है। आगे जाके और कंडीशंस भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, आगे जाके और कंडीशंस आएंगी, वो साथ साथ बताता रहूंगा मैं। तो यूएसए में क्या होता है कि सिर्फ 2 बार इलेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट हो सकते हो एज ए प्रेसिडेंट। इंडिया में एज सच कोई सीन नहीं है, ठीक है, आप जितनी बार मर्जी चाहे खुद को नॉमिनेट कर सकते हो एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खुद को नॉमिनेट कर सकते हो। उसके अलावा कितनी भी बार अगर आप क्या कहते हैं, मान लो आपकी 2 टर्म्स पूरी हो चुकी हैं, तो आप उससे ज्यादा टर्म्स भी, कितनी मर्जी टर्म्स आप एज ए प्रेसिडेंट रह सकते हो, ठीक है, एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं, जो इनके रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उनको कौन हैंडल करता है, ठीक है। मान लो प्रेसिडेंट का कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो वो उसको कौन हैंडल करेगा, तो उसको हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो हैंडल करेंगे, ठीक है। जो इनके डिस्प्यूट्स होते हैं ना, डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट आर हैंडल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं इनको ना कौन कौन सी इम्यूनिटीज मिलती हैं, ठीक है। अब इनको जो इम्यूनिटीज मिलती है ना, उसमें लिखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नेवर बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नेवर बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड, ठीक है। मान लो आप प्रेसिडेंट हो, ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लो कि आप प्रेसिडेंट हो, तो आप बोलोगे कि मैंने तो जब आप पढ़ा रहे थे, ठीक है, जब मेरे को प्रेसिडेंट आपको बनाना था, तब तो आप मुझे कह रहे थे कि आपको इम्प्रिजन वगैरह नहीं किया जा सकता, तो मेरे ना किसी बंदे के साथ दुश्मनी है, तो मुझे ना उसको मारना है, ठीक है, तो मेरे को इम्प्रिजनमेंट वगैरह ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि मान लो आप उसको मरवा भी देते हो, ठीक है। बाद में क्या होता है कि अब देखो, जो आपको जो इम्यूनिटी मिली है ना, वो इम्यूनिटी आपको नहीं मिली है, ठीक है, वो जो आपकी पोस्ट है ना उसको मिली हुई है वो इम्यूनिटी, ठीक है। प्रेसिडेंट को इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता या प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी कंडीशन सुनो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स, ठीक है। उनके जो ऑफिशियल एक्ट्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो उनको इम्यूनिटी मिलती है, उनके ऑफिशियल एक्ट्स ऐसे होते हैं कि मान लो किसी भी देश के खिलाफ ना जब वॉर डिक्लेयर करनी होती है ना, तो वो वॉर डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, ठीक है, वो जो वॉर डिक्लेयर करते हैं ना हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं। उसका रीजन बीइंग कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो हेड ऑफ द वो होते हैं, जो हमारी तीनों आर्मीज होती है ना, तीनों
फोर्सेज होती हैं, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी और वो इंडियन आर्मी, ठीक है, उनके हेड होते हैं, ठीक है। तो जो जंग लड़नी होती है वो इनको लड़नी होती है, और जो जितने भी हमारे डिप्लोमेटिक जो होते हैं सिग्नेचर्स वगैरह, कहीं पे भी ऑफिशियल सिग्नेचर्स होते हैं ना, तो वो हमेशा उनके चलते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो वो जो उस कैपेसिटी में रह के ये कोई डिसीजन लेते हैं, उनका इनकी पर्सनल लाइफ पे मतलब इनकी पर्सनल लाइफ पे उनका कोई इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है। एक तो इम्यूनिटी ये हो गई इनकी। दूसरी इम्यूनिटी कौन सी थी कि इनको अरेस्ट और वो नहीं किया जा सकता। उसके अलावा एक तीसरी बात सुनो, इनको अपने ऑफिस से इम्पीच किया जाता है, वर्ड याद रखना, इम्पीच, ठीक है, रिमूव नहीं, इम्पीच। इनको इम्पीच किया जाता है अपने ऑफिस से, किस बेसिस पे? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां पे भी आपसे खेला जाता है, मैं बताता हूं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना लिख के दे दिया कि अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो प्रेसिडेंट को इंपीच कर दिया जाएगा, लेकिन ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये नहीं लिख के दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। तो ये ना बड़ी वेग टर्म है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको इस पे ना ऐसे इस तरीके से सवाल बनते हैं, एक ना बड़ा हीनियस सा क्राइम करके बता दिया जाएगा, आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि आप प्रेसिडेंट हो, एक हीनियस सा क्राइम करके दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर उस पर पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं, अब आपको रिमूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। देखो, उन्होंने ये तो कर दिया, ये लिख दिया कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो बात लिखी गई है ना वहां पे, वो लिखी गई है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर कुछ भी एज सच होता है, ठीक है, अगर तो चलें बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर तो लगाओगे टिक, ठीक है, फिर तो है वो, ये है आंसर, फिर तो ये है आंसर, ठीक है। अगर अदरवाइज चलोगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो डिसाइड करता है कि ये चीज जो है ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जब वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाता है, उसके बाद आपको कर दिया जाएगा इम्पीच, ठीक है। अब आपने किया था किसी का खून, ठीक है, जब तक तो ऑफिस में थे तब तक तो इम्यूनिटी एंजॉय कर रहे थे आप, ठीक है। उसके बाद जैसे ही खून किया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया, आपको कर दिया गया इम्पीच, ठीक है। अब जो पुलिस है ना वो आपको आके अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है, और आपको इम्प्रिजन भी कर सकती है, ठीक है। तो ये था इम्पीचमेंट और जो उनकी इम्यूनिटीज होती हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। जो तो अभी का शेड्यूल है ना वो इस तरीके से है कि इसकी जो नोटिफिकेशन जो जारी करता है ना, जो सारा जो इलेक्शन प्रोसेस होता है इसको हैंडल करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि 60 दिन के अंदर अंदर ना वो पहले नोटिफिकेशन जारी करता है कि इस तरीके से अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, ठीक है। वो फिर उनको बोला जाता है, कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि आप नॉमिनेशन दो, ठीक है। फिर उनकी स्क्रूटनी होती है, ठीक है। फिर उनको फाइनल चांस दिया जाता है कि आप अगर आपका कुछ भी गलती गुलती है तो उसको सुधार दो, ठीक है। उसके बाद होते हैं इलेक्शंस, ठीक है। फिर 1-2 दिन के बाद होती है उसकी काउंटिंग, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ये सारा काम निपटाया जाता है 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अभी का शेड्यूल क्या है, अभी सुन लो शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी नोटिफिकेशन इशू की थी वो की थी 15 जून को, ठीक है, 15 जून 2022 को। और उन्होंने बोला था कि नॉमिनेशन मेक लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस, ठीक है, खुद को नॉमिनेट करने के जो लास्ट डेट है वो है 29 जून, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ स्क्रूटनी है वो थी 30 जून, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो अपना नाम विड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, तो उनके लिए जो डेट थी वो थी 2 जुलाई। फिर डेट ऑन विच पोल शैल बी टेकन, तो जिस दिन पोल कंडक्ट करवाना है वो डेट है 18 जून, ठीक है, सॉरी जुलाई। तो ये आपकी वीडियो अपलोड होगी आई थिंक 9 को, तो उसके 9 या 10 को अपलोड होगी, देख लेना संडे जब भी बनता है उसके अकॉर्डिंग संडे को अपलोड होगी। और उससे नेक्स्ट संडे के बाद मंडे को इलेक्शंस है, ठीक है। और उसके 3 दिन बाद उसके 3 दिन बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, सॉरी डेट ऑफ काउंटिंग डिक्लेयर होगी, ठीक है। 21 को उसकी जो काउंटिंग होनी वो शुरू होगी 21 जुलाई को, ठीक है।
अब देखो कि खुद को नॉमिनेट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में। एक न्यूज ऐसी भी सर्कुलेट हो रही थी कि जो पंजाब के जो कैप्टन अमरिंदर है ना, इनको बीजेपी की तरफ से प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ये फेक है कि सही है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी न्यूज सर्कुलेट हो रही थी। लेकिन जो उन्होंने बीजेपी ने बोला है, मतलब जो बात चल रही है वो उन्हीं की चल रही है, जो मैडम है ना, मैंने नाम बताया था उनका, मुमरू करके, ठीक है, उनकी बात चल रही है। अच्छा, तो कैंडिडेट को क्या करना होता है कि सबसे पहले 15,000 का डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है, डिपॉजिट, ठीक है, वो जमा करवाना पड़ता है। और उसके अलावा उसको क्या करना पड़ता है कि उसको 50 लोगों है ना, 50 जो उनके प्रपोजर्स होने चाहिए, प्रपोजर्स, और प्लस 50 सेकेंडर्स। ये बताता हूं क्या होते हैं। देखो, मान लो किसी को प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 50 लोग ऐसे होने चाहिए, 50 लोग नहीं, 50 एमपीज, ठीक है, 50 एमपीज ऐसे होने चाहिए जो आपका नाम प्रपोज करें, ठीक है। उसके बाद जो ये 50 लोगों ने नाम प्रपोज किया है ना, ये एक नाम, 50 लोग फिर ऐसे भी होने चाहिए जो ये बोले कि हाँ, ये 50 लोगों ने जो नाम प्रपोज किया है, हाँ हम उसको मानते हैं कि ठीक है, उसको आप बना दो प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है, ठीक है। ये जो दो कंडीशंस है ना, ये पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। ये कंडीशंस आई 1974 में, ठीक है, ये आती है 1974 में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इससे पहले क्या होता था कि हर कोई ना अपना नाम नॉमिनेट कर दिया करता था इसके लिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, ठीक है। अब हर कोई नाम नॉमिनेट कर देता था, तो जब ऐसे बहुत सारे इलेक्शंस हो गए ना, तो ये ना दूसरे लोगों को जाके कहने लगे कि हम ना इतने साल से प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए मतलब उम्मीदवार हैं, ठीक है, इतने साल से हम प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप हमें वोट डाल दो, ठीक है। लोग नहीं, बेसिकली एमपीज को जाके, अब आगे जाके बताऊंगा कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है। इनके जो इलेक्शंस होते हैं ये इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे हम डायरेक्ट इलेक्शंस में जो आम नागरिक है वो पार्ट लेते हैं ना, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इसमें आम नागरिक पार्ट नहीं लेता, वो इनडायरेक्टली पार्ट लेता है। वो किस तरीके से लेता हूं वो बताता हूं। तो ये रूल लाया गया 1974 में, ठीक है, कि एक तो ये 15,000 डिपॉजिट कराओ, और इसके अलावा ये दो 50 प्रपोजल चाहिए, 50 सेकेंडर्स चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली लाया गया था जो नॉन सिंसियर वो थे ना कैंडिडेट से, उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं वोटिंग पे। ये तो था कंडीशन। नेक्स्ट आते हैं वोटिंग पे। वोटिंग में ना इनकी 3-4 टर्म्स हैं, वो आपको समझनी है, वो मैं अलग से समझाऊंगा, इसी के साथ साथ ही समझाता रहूंगा। सबसे पहले इनकी जो वोटिंग होती है वो इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो जो आपका ये होगा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, किस तरीके से होते हैं वो आगे जाके देखते हैं। इनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं इलेक्टेड एमपीज, ELECTED, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड MLAs ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड MLAs of UT of
दिल्ली, पुडुचेरी प्लस JNK। ये न्यू एडिशन है, याद रखना, ठीक है। JNK। यहां पे आ जाओ वापस, इलेक्टेड MPs ऑफ राज्यसभा, ठीक है। समझते हो ना, जिनको लोगों ने चुन के भेजा होता है। थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ करता था कि इसमें ना 2 MPs ऐसे हुआ करते थे, 2 MPs जिनको प्रेजेंट नॉमिनेट किया करते थे। नॉमिनेट और इलेक्टेड में फर्क होता है, ठीक है। जो इलेक्ट होके आएंगे वो लोगों द्वारा इलेक्ट होके आएंगे, और जो नॉमिनेट हुआ करते थे वो बिना वोटिंग के नॉमिनेट किया करते थे, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया करते थे, ठीक है। वो भी MP हुआ करते थे। ये बेसिकली हुआ करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब ये नहीं होते, ठीक है। अब ये कोटा ही खत्म कर दिया है, ठीक है, ये वाला 2 MPs वाला। अब जितने भी इसके MPs होते हैं वो सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के, लेकिन राज्यसभा में जो 12 MPs हैं वो अब भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। उनको नॉमिनेट MPs बोला जाता है। जो ये 12 होते हैं ना, ये पार्ट नहीं लेते इसमें, इनकी इलेक्शन में, ठीक है, ये पार्ट नहीं लेते। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, अब यहां पे गेम कैसे खेली जाती है आपके साथ, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका राइट होगा या रॉन्ग होगा, ठीक है, तो वो रॉन्ग होगा। ऑल मेंबर्स ऑफ MP या ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उसमें आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनके प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उसमें सिर्फ पार्ट लेंगे आपके जो इलेक्टेड होंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड वाले नहीं पार्ट लेंगे। जिन बच्चों ने तो ये जो हमारा टॉपिक होता है ना, ये वाला पार्लियामेंट टॉपिक होता है, जिन बच्चों ने तो ये किया होता है उनको तो ये बहुत अच्छे से समझ आता है, ठीक है। कई बच्चे होते हैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करने वाले, जिनको पता ही नहीं होता कि नॉमिनेटेड मेंबर कौन है या इलेक्टेड मेंबर कौन है, ठीक है, उनको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मैंने मेन चीज जो है वो आपको समझा दी है कि जो तो लोगों द्वारा चुन के आएंगे ना, उनको तो बोलते हैं इलेक्टेड, ठीक है, जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको तो बोलते हैं इलेक्टेड MPs, ठीक है। वो आते हैं क्या कहते हैं, वो आते हैं इसमें राज्यसभा लोकसभा में, ठीक है। उसके अलावा जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसको इस तरीके से सोच के देखो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने ही बंदे अपॉइंट किए थे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा वेग सा नहीं हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ने बंदे अपॉइंट किए 12 और वही बंदे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट की वोटिंग में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से वो उसमें पार्ट नहीं लेते। नेक्स्ट, इलेक्टेड MLAs ऑफ द स्टेट, ठीक है, जितने भी स्टेट की जो MLAs होते हैं ना वो भी पार्ट लेते हैं। उसके बाद जो ये JNK है ना, इसके जो MLAs थे उनको पहले इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन क्या कहते हैं उससे पहले ये वाली गेम समझो, इनको भी पहले इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन 1992 में 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा JNK से जो हुआ था आर्टिकल 370 आई थिंक, जो वो 370 रिमूव कर दिया था ना, तो उसके बाद 2019 के बाद इनको भी इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है, आफ्टर 2019, ठीक है। तो जो JNK के जो ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, ठीक है, जो उसके MLAs हैं वो भी पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये तो अब ये सारा बन जाता है इनका इलेक्टोरल कॉलेज, कि जो बंदे इनके इलेक्शन में वोट देंगे उसको बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो ये इनका इलेक्टोरल कॉलेज बन गया। उसके बाद वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो इनका इलेक्शन प्रोसेस है वो सब कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो इनका कॉलेज तैयार हो गया, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मान लो इनका इलेक्शन होना है, ठीक है, अब होना है इलेक्शन, ठीक है। तो जब इलेक्शन होगा कहां पे होगा, पार्लियामेंट में होगा, ठीक है। तो उसमें अलग अलग पार्टीज होंगी, ठीक है। एक मान लो एक पार्टी A है, दूसरी पार्टी B है, ठीक है। हम पूरे लेक्चर में यहाँ पे पूरे लेक्चर में किसी भी पार्टी का ना तो नाम लिया जाएगा, ठीक है, हम हाइपोथेटिकली बंदे क्रिएट करेंगे, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो एक पार्टी है A, ठीक है, दूसरी पार्टी है B, ठीक है।
एक पार्टी पावर में है, दूसरी पार्टी ऑपोजिशन में है, ठीक है। तो जो पार्टी पावर में है वो पावर में होने का रीजन क्या है कि उसके पास एमपी ज्यादा होंगे, ठीक है। दूसरी पार्टी का पावर में ना होने का रीजन क्या है कि उसके एमपी कम होंगे, ठीक है। LDSSMORE, मोर एमपीज लेस, ठीक है। तो ये अपना एक आध कैंडिडेट ये अपना खड़ा कर देंगे, एक आध ये खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो इन पे होना है आपका वो। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि मान लो इस पार्टी ने कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि जो ना इतना सही इंसान है, मतलब करेक्टर वाइज या अदरवाइज भी इतना सही इंसान है कि इसके जो एमपीज है ना उनको लगता है कि नहीं यार हमें जो हमारा बंदा है ना उसको वोट नहीं डाली, हम इनके बंदे को वोट डालेंगे, ठीक है। तो जब तो ये होता है ना, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ना, मैंने एक क्लास और बनानी है एंटी डिफेक्शन लॉ की, ये अच्छे से आपको तब समझ में आएगा। विप वाली स्टोरी है इसमें। जो हर एक पार्टी होती है ना, जब उसको कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, कोई मेन डिसीजन लेना होता है या कोई भी डिसीजन लेना होता है, हर एक पार्टी ने ना अपना एक विप इशू किया होता है। विप इसका काम होता है कि जो पार्टी के जो डिसीजंस है ना वो लेना, ठीक है। मतलब जो पार्टी के जितने भी एमपीज होंगे ना उनको ये कन्वे करना कि हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो आपको इसमें हाँ या ना बोलना है। अगर तो ये चाहते हैं कि हाँ बोलो, तो विप का काम ये होगा कि सभी एमपी से हाँ बुलवाना है, ठीक है। अगर कोई एमपी विप की बात नहीं मानता ना, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, एडीएल एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो उसकी जो एमपी की सीट होती है ना वो चली जाती है, ठीक है, क्योंकि उसने विप की बात नहीं मानी थी, ठीक है। सेम होता है इधर, इसकी भी अपनी विप होती है, ठीक है। ये बेसिकली एक बंदा ही होता है, एक एमपी होता है, ठीक है, उसको विप बोला जाता है, ठीक है। तो उसको डिक्लेयर किया जाता है, सबको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, सारे एमपीज को, ठीक है। कुछ जैसे यहाँ पे छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। विप का बेसिकली यहाँ पे यूज आता है, ठीक है। वो पार्लियामेंट वाला चैप्टर होता है ना, उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जाता है। विप का बेसिकली काम ये होता है कि जैसे राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपके एमएलए, स्टेट के एमएलए, ठीक है। तो इनको डिवाइड किया होता है, जैसे कुछ स्टेट से, जैसे पंजाब से जाते हैं हमारे 7 एमपीज जाते हैं राज्यसभा में, 13 जाते हैं लोकसभा में। हाँ, 7 राज्यसभा में, 13 लोकसभा में, ठीक है। तो इनको चुना जाता है इन एमएलए के द्वारा, ठीक है। अब स्टेट में भी क्या होगा, स्टेट में भी 2 पार्टीज होंगी, ठीक है। एक पावर में होगी, दूसरी ऑपोजिशन में होगी, ठीक है। तो 7 एमपीज को चुनना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी कितनी पावर में है, ठीक है। मान लो 100 सीटें हैं, ठीक है। तो इसके पास नंबर ऑफ एमएलए हैं मान लो 80 है, इसके पास 20 है, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि अब मान लो इसमें से जाने हैं 5 एमएलए जाने हैं, ठीक है। तो 5 डिवाइड कर लो, 20 20 20 20 20, ठीक है। तो ये अपने 80 एमएलए, 1 2 3 4, ये 80, ठीक है। तो ये तो जो 4 एमपी जाएंगे ना राज्यसभा में, वो तो जाएंगे इस पार्टी के, ठीक है। ये जो एक जाएगा, ये जाएगा इस पार्टी का, ठीक है। तो ये छोड़ दो, इसको कंफ्यूज मत होना, ये पार्लियामेंट में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो काम चलता है ना वो चलता है विप के अकॉर्डिंग, जो विप बोलेगा वही करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रेजेंट का इलेक्शन होता है ना, वहां पे जो ये जो आपके होते हैं ना, जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी एमपीज या एमएलए होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो विप से इंडिपेंडेंट होते हैं। उस टाइम पे उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, अगर वो विप की बात चाहे तो ना भी माने, ठीक है। अपनी मर्जी से, अपने कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग चाहे तो इस पार्टी का बंदा इस पार्टी के कैंडिडेट को भी वोट कर सकता है, ठीक है। तो इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, या इन पे जो विप के रूल्स हैं वो नहीं लगते, सिर्फ कब, जब प्रेजेंट के इलेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये तो स्टोरी होगी विप की। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, विप की स्टोरी होगी। नेक्स्ट इसमें जो आपको समझने वाला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, एक टर्म और होती है इसमें, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक एमपी की या एक एमएलए की जो वोट की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, ठीक है। वोट की वैल्यू कितनी होगी, कितनी प्रोपोर्शन में उसकी वोट की वैल्यू होगी, ठीक है।
तो ये किस तरीके से चलता है, इसमें ना एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्शन में काम आता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको ऐसा सिर्फ समझना इस फॉर्मूले को, ठीक है। इसको देख के डरना मत या कंफ्यूज मत होना कि किस तरीके से हो रहा है। मैं पूरे बेसिक से समझाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना, फॉर्मूला देख के नहीं डरना, ठीक है। सबसे पहले जो एमएलए होता है उसका वोट वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। वोट वैल्यू निकालने का मतलब यही है कि प्रोपोर्शनल उसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी बनती है एक एमएलए के वोट की, ठीक है। तो वो बनती है एमएलए के वोट की टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ एमएलएस अपॉन 1000, ठीक है। या फिर ये तो जो फॉर्मूला असल में बुक में होता है, ठीक है, इसको यहां पे छोड़ के यहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकली देखो तो ये गलत नहीं है। आगे चलो, ये किस तरीके से निकलती है। मान लो एक यूपी का एमपी है, एमएलए है, यूपी का एमएलए है, ठीक है। उसके जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन मान लो 1 करोड़ है, ठीक है, और उसके टोटल एमएलएज हैं 100, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं 100 ये है, ठीक है। उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हाइपोथेटिकली मान लो कि इसके एक एमएलए की जो कीमत है या वोट वैल्यू है वो 10 आ गया, ठीक है। एक एमएलए का वोट वैल्यू 10 आ गया। अब एक छोटी स्टेट पकड़ो, छोटी स्टेट पकड़ते हैं, सिक्किम पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन ही मान लो 1000 है, ठीक है, और वहां पे एमएलए कितने हैं, मान लो 2 एमएलए हैं, और नीचे 1000 से ये डिवाइड हो गया, ठीक है। ये कितना बनता है 0.5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। अब जो ये एमएलए की वैल्यू है ना, ये इस तरीके से एक एमएलए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से उस स्टेट में जितने एमएलए होंगे ना, मान लो यूपी में कितने एमएलए थे 100 थे ना, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, ठीक है। यूपी के एमएलए की वैल्यू आ जाएगी 1000, और सिक्किम में कितने एमएलए थे इंटू 2, तो इसकी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। तो सिक्किम के एमएलए की वोट वैल्यू है 1, यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू है, टोटल एमएलए की वोट वैल्यू है 1000, ठीक है। ये समझ गए इतना कि एमएलए की वोट वैल्यू किस तरीके से निकलती है। अब आप बोलोगे कि ये तो वो हो गया कि इसकी कम है इसकी ज्यादा है। देखो अब यहाँ पे जो 100 एमएलए थे ना, वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 करोड़ लोगों को, ठीक है। अब जो उनका 1 करोड़ लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना सेंटर में, वो भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि जितनी उनकी प्रपोर्शन आए कि अगर उनकी पॉपुलेशन कम होती, ठीक है। अब जो सिक्किम है उसके एमएलए की वैल्यू है, ठीक है, अब इसको इस तरीके से मत समझना कि जो सिक्किम के लोगों की वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिक्किम के जो एमएलए होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ एमएलए, उनकी जो वोट वैल्यू होगी वो डिसाइड होती है उसकी उस स्टेट की पॉपुलेशन से, ठीक है। मतलब कितनी पॉपुलेशन के ऊपर कितने एमएलए थे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो आपके एमएलए की जो वैल्यू होती है ना, अगर मैं आपसे स्टेटमेंट पूछूं कि द वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ द ऑल द स्टेट्स आर सेम, ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट होगी गलत होगी या सही होगी, वो होगी गलत, ठीक है। यूपीएससी इसी पे घुमाती है आपको, इन्हीं सवालों पे आपको घुमाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो होगी एमएलए की, ठीक है। ये क्या थी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलएस इनटू 1000 या फिर अपॉन 1000। अब एमपी की वैल्यू कैसे निकलती है, एमपी की वोट वैल्यू, यहां पे भी वोट वैल्यू, ये एमएलए की थी। अब देखो एमपी की, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू एमएलए, ठीक है, एमएलए, या फिर वोट वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ इंडिया, ठीक है, अपॉन
टोटल नंबर ऑफ एमपीज। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था कि जो यूपी का एमपी था उसकी वोट वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आ रही थी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ यूपी। ठीक है, सिक्किम का जो वो था, सिक्किम का जो एमएलए था उसकी वोट वैल्यू किस तरीके से आ रही थी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा था कि जो एमएलए की वोट वैल्यू थी वो डिफर कर रही थी। ठीक है, कहीं पे अगर 10 आ रही थी तो कहीं पे 1 भी आ रही थी। जो सबसे ज्यादा जो वोट वैल्यू है ना, ये मैं चार्ट भेजूंगा आपको, नोट्स में मैंने बनाया हुआ है चार्ट भेजूंगा। जो सबसे ज्यादा जो वोट वैल्यू है ना वो यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है, उसके बाद वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, मैंने सारी स्टेट्स के अकॉर्डिंग चार्ट बनाया हुआ है, वो आपको मैं जो हमारे नोट्स है उसमें शो हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एमपी के। अब इसकी 10 इकट्ठी हो गई, ठीक है, सिक्किम की 1 हो गई, फिर इसी तरीके से राजस्थान हो गया, उसकी मान लो 5 हो गई, तो वो सारे को ऐड करके यहां आ जाएगा वो। ठीक है, सबको जितने नंबर ऑफ एमएलए होंगे, ये 1 की निकाली थी। ठीक है, उसके बाद जितने उस स्टेट में जो एमएलए होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई करके वो एक स्टेट का आ जाएगा। उसी तरीके से जितनी हमारी स्टेट्स हैं वो सारों को प्लस करके वो सम जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक सम आ गया। ठीक है, वो सारा सम आ गया यहाँ पे, उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ एमपी से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एमपी कितने होंगे, जितने हमारे ये होंगे ये लोकसभा के और राज्यसभा के। ठीक है, तो ये भी एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म निकल के आएगी, ये भी एक सिंगल टर्म निकल के आएगी। ठीक है, दोनों आपस में डिवाइड होंगी, तो जो एक एमपी की जो वोट वैल्यू होगी वो सेम होगी दूसरे एमपी की वोट वैल्यू से। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो सिक्किम का जो एमपी था उसकी वोट वैल्यू कम थी एज कंपेयर टू राजस्थान के एमपी से। ठीक है, वो रीजन भी कि जो ऊपर वाली पॉपुलेशन थी ना वो चेंज हो रही थी। ठीक है, अब तो यहाँ पे सम ही आना है, टोटल आना है। ठीक है, जो आपका न्यूमरेटर है वो चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर भी सेम ही रहना है, डिनोमिनेटर तो यहाँ पे भी सेम ही था। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो होगी, जो हर एक एमपी होगा ना उसकी जो वोट वैल्यू होगी वो एक सिंगल वोट वैल्यू होगी। ठीक है, बस इस चीज को यहाँ पे इतना समझना होता है, अगर नहीं समझ आए ना तो इतना याद रख लेना कि जो एमपी की जो वोट वैल्यू होती है ना वो सारे एमपीज की वोट वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन जो एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है ना वो डिफर करती है। ठीक है, वो डिफर क्यों करती है, क्योंकि एमएलए चुनती है हमारी जनता। ठीक है, अब जो एमएलए को अलग स्टेट का जो एमएलए होगा उसकी जो वो होगी, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, उस वजह से क्या होगा कि जो उसकी वोट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर उस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो इस तरीके से समझ लेना उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये देखा कि पॉपुलेशन काउंट होगी। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन कौन सी ईयर के अकॉर्डिंग काउंट होगी ये भी तो देखना है ना, 2021 के अकॉर्डिंग काउंट होगी, 1991 के अकॉर्डिंग काउंट होगी, या कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग काउंट होगी। ठीक है, तो ये काउंट होती है सेंसस ऑफ CENSUS, सेंसस ऑफ 1971, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1971, तो ये आपका हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो मेन गेम है ना, जहां पे बच्चे ये बाकी सब चीजें ना बच्चे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बुक पे दिया होता है, ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जो अभी जो मेन गेम है ना वो अब शुरू होगी कि इलेक्शन असल में होता कैसे है। ठीक है, हमने इलेक्टोरल कॉलेज भी बना लिया, हमें ये भी पता चल गया कि अच्छा इनकी वोटिंग अलग अलग है, एमएलए की जो वोट पावर है वो अलग है। ठीक है, वोट वैल्यू अलग है और उनकी अलग है। ठीक है, अब इलेक्शन जो होगा वो होगा कैसे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं। ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि 8 लोगों ने सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जो 3 है ना वो है 3 जो आपके ना नॉमिनेशन है। ठीक है, तो अच्छा शुरू करने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नाम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कैंडिडेट्स के यहाँ पे जो नाम लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना है। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल नाम है। तो एक आपका कैंडिडेट है ढोल शाह। ठीक है, दूसरा आपका कैंडिडेट है खांसीवाल।
ठीक है। तीसरा आपका कैंडिडेट है गप्पू आंधी, ठीक है। ये 3 कैंडिडेट्स हैं, ये कहते हैं कि हमको बनना है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो इनकी वोटिंग है वो किस तरीके से होगी, ठीक है। जब वोटिंग होती है ना वो होती है आपके बैलेट पेपर में। देखो जो तो आपकी वोटिंग होती है ना, जब आप नॉर्मल वोटिंग देने जाते हो, जो नॉर्मल वोटिंग होती है डायरेक्ट इलेक्शंस वाली, वो होती है आपकी उस पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, आपको बटन दबाना होता है, ठीक है। जो ये वाली वोटिंग होती है ना, ये होती है बैलेट पेपर में, ठीक है। ये बैलेट पेपर ना इस तरीके से होता है, ऐसा एक बैलेट पेपर होता है, ठीक है। यहां पे कैंडिडेट का नाम दिया होता है, मान लो 3 कैंडिडेट्स है ना, तो तीनों का नाम दिया होगा ऐसे करके 1 2 एंड 3, ठीक है। सामने यहां पे टिक दिया होगा, ठीक है। वहां पे आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होगी, ठीक है। तो मान लो ये बैलेट पेपर 1 है, और सॉरी हाँ ये पेपर 1 है, और इसी तरीके से ऐसे 2 3 4 5 6 7 और 1 8 तीनों के नाम है, ये नाम यहां पे प्रेफरेंस, ठीक है। अब क्या है, ये डीएस ढोलचा, डीएस 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 डीएस, यहाँ पे केडब्ल्यू 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 और जीए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ना बैलेट पेपर, एक एक बैलेट पेपर हर उसको बांट दिया जाएगा, ठीक है। हर एमपी को बांट दिया जाएगा और हर एमएलए को बांट दिया जाएगा जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। सबको बांट दिया जाएगा ये। अब उनका काम क्या होगा कि उन्होंने ना यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस लगानी होगी, ठीक है। तो अगर तो किसी की ये प्रेफरेंस है, ढोलचा फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो ये यहाँ पे 1 लिख देगा, ठीक है। जो उसकी सेकंड प्रेफरेंस होगी वहां पे 2 लिख देगा, थर्ड प्रेफरेंस पे 3 लिख देगा, ठीक है। एक तो ये, उसके अलावा 3 बंदे हैं ना, तो तीनों के अलग अलग ना बैलेट वो बन जाते हैं, बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स बीबी लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये बन गया इसका डोलू का, ये हो गया केडब्ल्यू का, ये हो गया गप्पू आंधी का, ठीक है। अब देखो जो ये था ना फर्स्ट वाला, ठीक है, इसने क्या किया कि इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी, ठीक है, इसको दे दी सेकंड और इसको दे दी थर्ड, ठीक है। इसको फर्स्ट, ठीक है, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ये चौथा वाला कहता कि नहीं मुझे ये ढोलचा नहीं पसंद, तो मैं तो ये इसको दूंगा, खांसीवाल को फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, ढोल को सेकंड दूंगा और इसको थर्ड दूंगा, ठीक है। ये भी कहता कि मुझे इसको फर्स्ट देनी है, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ये भी कहता कि मुझे इसको फर्स्ट देनी है, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ये जो 2 थे ना, ये कहते कि हमें तो ये अच्छा लगता है गप्पू आंधी, हम तो इसको फर्स्ट देंगे, ठीक है। तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी और इसने दे दी इसको सेकंड, इसने भी इसको सेकंड, इसने इसको थर्ड और इसने इसको थर्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि काउंटिंग होगी, ठीक है। सबसे पहले देखा जाएगा कि जिसकी ना जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो देखा जाएगा कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस ढोलचा की कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो थी ये इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी ना, तो इसके बैलेट बॉक्स में ये
3 चले जाएंगे, ठीक है, 3 पेपर्स इसके बैलेट बॉक्स में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी और इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन थी, खांसीवाल, ठीक है, तो 3 वोट्स ही इसको मिल गए, ठीक है। अगर तो इसको 4 मिलते, ठीक है, और इसको 3 मिलते तो ये जीत जाता, ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होना था, लेकिन अब यहां पे इसको मिल गए 3। दूसरा इसमें ना एक और चलता है, 50% से ज्यादा वोट लेना होता है इसमें, ठीक है, जीतने के लिए, ठीक है। तो अगर इसको 4 मिल जाते तो इसका 50% बन जाता, ठीक है, और इसका 50 नहीं बन रहा था, ठीक है, इन दोनों का 50 नहीं बन रहा था, तो ये जीत जाता, ठीक है। टोटल 8 है, तो अगर इसको 4 मिल जाते, इसको भी मिले हैं 3, ठीक है, खांसी को भी मिले हैं 3, और ये गप्पू को कितने मिले, 2, इसको मिले 2, ठीक है। अब क्या होगा, इसको भी साइड कर दो, ठीक है, गप्पू को मिले 2। अब ना इसका बैलेट पेपर खोला जाएगा, बैलेट बॉक्स खोला जाएगा गप्पू का, ठीक है, उसमें देखा जाएगा कि अब फर्स्ट प्रेफरेंस तो सबकी हो गई है, ठीक है। अब इसके वाले में देखा जाएगा कि किन्होंने इसके जितने भी बैलेट्स थे ना, मान लो इसका एक और बना लेते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली बना रहे हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, सिर्फ सेकंड प्रेफरेंस का बनाऊंगा मैं, फर्स्ट वाली कैंसिल है, ठीक है, सेकंड का बनाऊंगा DS, ठीक है। तो एक ने ना इसको दी थी फर्स्ट प्रेफरेंस और दूसरी इसने दी थी इसको, ठीक है। इसने फर्स्ट प्रेफरेंस ना किसी और चौथे को ही दे दी थी, ठीक है, ऐसे मान के चलो आप, या कोई बात नहीं, आप हाइपोथेटिकली मान के चलो कि इसके अंदर तीसरा वोट था इसी के अंदर, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ 9 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, 8 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी होगा कि 8 ही होंगे, ठीक है। कितने सारे हमारे MPs हैं और सारी स्टेट्स के इलेक्टेड MLAs हैं, ठीक है, तो उतने ज़्यादा वो होंगे आपके बैलेट बॉक्स होंगे, ठीक है, या उतने सारे ये बैलेट पेपर्स होंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत से कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ आपको समझाने के लिए वो ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तीसरे वाला। अब इसके अंदर मान लो 3 थे, ठीक है, तो इसके वो निकाले जाएंगे, वो क्या कहते हैं आपके बैलेट पेपर्स निकाले जाएंगे, उसमें देखा जाएगा कि जो ये है, सॉरी, इसको सेकंड इसको थर्ड, ठीक है, उसमें देखा जाएगा कि जो इसकी जितनी भी सेकंड प्रेफरेंसेस है ना, वो किस किस को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको मिली है, इसको, तो जो ये वाला बैलेट पेपर है ना, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका 3 से +1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें सेकंड प्रेफरेंस किसको थी, इसको, ठीक है, तो इसका भी 3 + 1 हो जाएगा, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें कितना था, हाँ, इसमें सेकंड प्रेफरेंस थी इसको, KW को, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका टोटल कितना हो गया, 3 + 1, इसका 4 और इसका 5, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये 50% से जीत जाएगा, क्योंकि ये है, ठीक है, 9 वोट्स के अकॉर्डिंग ये ज्यादा वोट्स ले रहा है, ठीक है, और ये कम वोट ले रहा है, और इसको बना दिया जाएगा आपका प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिकली गेम इतनी समझनी है आपको कि सबसे पहले तो फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाती है, ठीक है, उसमें अगर 50% से ज्यादा वोट्स आ गए, ठीक है, फिर तो उसी बंदे को जिता दिया जाता है, ठीक है। और जनरली होता भी ये है कि पहली बार में ही फर्स्ट 50% से ज्यादा वोट्स आ जाते हैं, ठीक है। जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो कंसेप्ट है ना, वो यही है कि सबसे पहले उनकी जो फर्स्ट वोट है उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट ज्यादा हो, ठीक है, 2 से ज्यादा हो, तो उसके बाद जो कैंडिडेट को सबसे कम वोट्स मिले थे ना, उसके बैलेट पेपर्स को निकाल के उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस थी उसको चेक किया जाता है, और जो जो उसकी सेकंड प्रेफरेंस थी उसको उठा के दूसरे बैलेट बॉक्सेस में डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर उसकी काउंटिंग की जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किसके वोट्स ज्यादा है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक जो वोट्स हैं वो 50% से ज्यादा ना हो जाएं, ठीक है। मान लो 3 की जगह 4 कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, कैंडिडेट्स 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस बनेगी, ठीक है, यहाँ पे 3 बन रही है तो वहां पे 5 प्रेफरेंसेस बनेगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, ठीक है, कि सबसे पहले तो जो फर्स्ट वोट होगी उसको डाल दिया जाएगा बैलेट बॉक्सेस में, उसके बाद जो हारा हुआ कैंडिडेट होगा जिसको सबसे कम वोट्स मिले होंगे उसकी सेकंड प्रेफरेंस को देखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अगर कैंडिडेट ज्यादा है फिर सेकंड प्रेफरेंस के बाद ऐसे ही थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा, उसी तरीके से फोर्थ प्रेफरेंस देखा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब इसका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा, ये कंडक्ट कौन करवाता है? ये करवाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके लिए वो होता है एक ना रिटर्निंग ऑफिसर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर का काम ये देखना होता है कि जितने भी जैसे इन्होंने वो सारे अपने नॉमिनेशंस वगैरह वो फाइल किए थे ना, तो इसका काम ये देखना होता है कि जितने भी ये इन्होंने नॉमिनेशंस वगैरह फाइल किए ये अच्छे से फाइल हुए हैं कि नहीं हुए, इन्होंने कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी है, ठीक है। तो वो काम होता है देखने का इसका रिटर्निंग ऑफिसर का, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर का, ठीक है। उसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो देखते हैं कि जैसे जो तो इनके इलेक्शन है, आपके एमपीज के इलेक्शन है, ये तो होंगे पार्लियामेंट्री हाउस में, ठीक है। और जो एमपीज के इलेक्शन होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरीट में, स्टेट की सेक्रेटरीट में, ठीक है। अब एक ही ऑफिसर तो जा नहीं सकता ऐसे बार बार, इतनी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में घूमेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा के, ये तो करवा लेते हैं एक साथ, ठीक है। स्टेट वाले करवाते हैं, जो उनके जो वहाँ पे जो हाईएस्ट स्टेट का जो हाईएस्ट वो होता है ना आपका सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, ठीक है, वो कंडक्ट करवाता है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं ना, तो जो इनका जो वो होते हैं आपके जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये दोनों कंडक्ट करवाते हैं। अब दोनों नहीं करवाते, ठीक है। जैसे एक बार में ये कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, उसके अगले साल मतलब अगले साल अगले 5 सालों बाद ये कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। ये मतलब उसके सर्कुलर बेसिस पे कंडक्ट करवाते हैं। मान लो अगर पिछले टाइम लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी ने कंडक्ट करवाए थे, तो इस बार राज्यसभा के सेक्रेटरी कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, ये होता है। और जो इस बार कंडक्ट करवा रहे हैं इस बार जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका नाम है अनूप मिश्रा, ठीक है। उसके अलावा जो कैंडिडेट होता है वो ना 4 नॉमिनेशंस फाइल कर सकता है, ठीक है। फीस उसको एक ही बार फिल करनी है, लेकिन वो 4 नॉमिनेशंस फाइल कर सकता है, ठीक है। अब आप पूछोगे 4 नॉमिनेशंस क्यों फाइल करते हैं? उसको फाइल करने का रीजन ये होता है कि कई बार क्या होता है कि ना कैंडिडेट से गलती हो जाती है, एक दूसरा कई बार क्या होता है कि जो उनके मैंने बताया था ना कि आपको 50 प्रपोजल्स चाहिए और 50 सेकेंडर्स चाहिए, कई बार उन 100 लोगों के जो सिग्नेचर है ना वो कई बार मैच नहीं करते, ठीक है। दूसरा रीजन ये हो जाता है, कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट ने ना अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ बता दी होती है, ठीक है। मान लो उसकी जो वो होती है एज होती है, ठीक है, वो 35 नहीं हुई होती, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है वो 35 बता देता है, ठीक है। अब जो उसका जो वो है वो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा कई बार क्या होता है कि उसने जो अपनी एज होती है ना वो जिस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बताई होती है वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना भूल जाता है, ठीक है। तो ये सारी गलतियां ना हो, तो उस वजह से उनको 4 ये दिए जाते हैं कि आप 4 बार अपना जो नॉमिनेशन है उसको फाइल कर सकते हो। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी सी गलती के लिए आपका जो कैंडिडेचर है वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको मतलब प्रॉपर मौका दिया जाता है कि जो अपना कैंडिडेचर है उसको फुलफिल कर सकते हो। अगर कोई गलती हुई है तो उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि अच्छा आप इतने टाइम के अंदर ये जो आपसे रिस्पेक्टिव जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं आप वो प्रेजेंट कर दो, ठीक है। उसके अलावा हमने ये बात की थी ना कि एमपीज और एमएलएस, ठीक है, जो तो इनका बैलेट पेपर होता है ना, बैलेट पेपर इनका पेपर होता है ग्रीन कलर का, और जो एमएलएस होते हैं इनका होता है पिंक कलर का, ठीक है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इन पे कभी सवाल नहीं आया, ठीक है, इनका किस तरीके का होता है। हाँ, कुछ होती हैं जो कुछ स्टेट्स में ना बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन स्टेट्स में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। हमारे पंजाब में ना तो ऐसा कभी सवाल आया है, ठीक है, और जिस तरीके से पंजाब ने अपना लेवल अप कर दिया, पंजाब ऐसा सवाल अब पूछेगा भी नहीं, ठीक है। पहले पूछ लेता तो पूछ लेता, अब ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि पंजाब ऐसा सवाल पूछे, ठीक है, और यूपीएससी तो कभी नहीं पूछेगी ऐसा सवाल। ग्रीन और पिंक, ठीक है। उसके अलावा हाँ, अब ये पूछा जा सकता है आपसे, जो एमपी का, ये मैंने बताया था ना ग्रीन है, ये है एमपी का और ये है एमएलए का, इसका क्या है पिंक। सवाल अब आपसे ये पूछा जा सकता है, मैं बता दूंगा, फैक्ट बता दूंगा, सवाल अपने अकॉर्डिंग सोच लेना, ठीक है। इसके ऊपर जो कैंडिडेट्स का नाम लिखा जाता है ना, ये लिखा जाता है इंग्लिश और हिंदी में,
किसका? एमपीज वाले बैलेट पेपर में इनका लिखा जाता है इंग्लिश प्लस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे अगर पंजाब है तो एक तो नाम लिखा जाएगा इंग्लिश में, दूसरा नाम लिखा जाएगा पंजाबी में, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बीच में रह गई हैं आपको बताने वाली, बस वो बता रहा हूं। टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। उसके अलावा मान लो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ना, वो मान लो कि कोई कैंडिडेट कह रहा है, जो कैंडिडेट हार गया ना, मान लो वो कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना वो फेयर तरीके से नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन अब ये पुट होता है कि जो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या ये इसका जो रिजल्ट है ये चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आंसर है यस, चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जो पेटिशन होनी चाहिए ना वो प्रेजेंट करनी चाहिए 20 और मोर, ठीक है, मोर देन 20 कैंडिडेट्स जो होने चाहिए ना वो इस फेवर में होने चाहिए कि हाँ जो इलेक्शन था वो फेयर तरीके से नहीं कंडक्ट करवाया गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में, उसके अलावा सेकंड कंडीशन होती है कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना, रिजल्ट डिक्लेयर उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो आपको पिटीशन है वो फाइल करनी होती है, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर जिस दिन होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक तो आपको फाइल करनी है अपनी पिटीशन, और उसके अलावा ये जो 20 लोग हैं ये आपको वो करने चाहिए, आपको सपोर्ट करने चाहिए कि यस जो इलेक्शन है वो वाकई फेयर तरीके से नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो मेंशन है ना, ये वाली बात मेंशन है हमारे आर्टिकल 145 में, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि ये वहां पे वो किया जा सकता है। उसके अलावा जब हम कर रहे थे बात इसकी, हमारे ये इसकी, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये प्रेफरेंसेस होती हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस ऐसे मार्क करनी होती है। एक सवाल आपसे और है कि मान लो कोई बंदा है वो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस फिल कर रहा है, ठीक है, तो क्या अगर वो यहाँ पे सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस फिल नहीं करता तो क्या उसका कैंडिडेचर जो है या उसका बैलेट पेपर है उसको वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो उसका आंसर है कि इसका जो बैलेट पेपर है उसको सिर्फ एक प्रेफरेंस भी अगर वो फिल करता है ना तो जो उसका वैलिड पेपर है उसको वैलिड माना जाएगा, बैलेट पेपर को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। एक दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो नोटा पे टिक लगा दे, ठीक है, तो वो है नो, नोटा जैसा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा क्या कोई कैंडिडेट नहीं, ये आपका वोटर, क्या वो ऐसा कह सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी जगह किसी और से वोटिंग करवा लो, ठीक है, मतलब मैं बोल देता हूं यहां से, ठीक है, तो वो वोटिंग मेरी जगह कोई और कर दे, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक और कंडीशन लेके चलते हैं। मान लो एक वो है वोटर है, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे ना पढ़ना लिखना नहीं आता और मैं फिजिकली डिजेबल्ड हूं, पीडी है और इलिटरेट है, ठीक है, तो मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे नहीं पता कौन सा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं अपने साथ बंदा ले आऊं या मैं किसी और एमपी से बात करके मैं उससे पूछ के या उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन दे दूं? तो यहां पे थोड़ा सोचने वाला है कि, और वो डिजेबल्ड भी है, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं मतलब मैं ना यहाँ पे चल के नहीं आ सकता, ठीक है, वोट देने के लिए, स्पेशली मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं चल के नहीं आ सकता, तो मतलब मेरी जगह पे आप किसी और को वोट डलवा दो, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे करो कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है, तो मतलब मैं इससे पूछ के वोट दूंगा, ठीक है, मैं इसको बता दूंगा ये मेरी जगह पे टिक कर देगा, ठीक है, वो मेरी जगह पे ये प्रेफरेंस डाल देगा। तो अब सोच के बताओ कि अब जो हमारा वो है, इस कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि कंडक्ट तो वही करवा रहा है ना, तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो क्या अलाउ करेगा इसको? अब इसका आंसर सोच के बताओ, फिर मैं बताता हूं। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि हम ना आपको एक इंसान प्रोवाइड करवा देंगे अपनी तरफ से, हमारी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो क्या आपको ये नाम पढ़ के बता देगा, आप उसको बता देना कि इस पे फर्स्ट प्रेफरेंस टिक कर दे, इस पे सेकंड कर दे, ठीक है, तो वो आपकी जगह पे वो फर्स्ट और सेकंड टिक कर देगा, ठीक है। इलिटरेट का मतलब यही होता है कि जिसको पढ़ना भी ना आता हो और जिसको लिखना भी ना आता हो, ठीक है।
तो वो 1 और 2 लिख देगा, ठीक है, तो आप उससे कर लेना, ठीक है। लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई भी बंदा नहीं लेके आ सकते, बंदा प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ये तो थी आपकी जो सारी क्लास थी, ठीक है। हमने जितना भी आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग जितना भी कवर होता था, ठीक है, वो सारा हमने हमारी आज की क्लास में कवर कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो ऐसी एक और क्लास हम लेके आएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ में, ठीक है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में वो डिस्कस किया जाएगा। वो भी डिस्कस करने का रीजन ये है क्योंकि वो भी करंट में है, ठीक है। करंट में उसका रीजन ये है कि जो वहां पे फ्लो टेस्ट हुआ है वहां पे आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसने, उद्धव ठाकरे ने वो दे दिया, इस्तीफा दे दिया अपने पद से, तो जो उनकी वो सरकार है वो गिर चुकी है, ठीक है। तो वो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का जो वो काफ़ी वो मुद्दा है, तो उस वजह से जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है वो भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि देखो इस तरीके से जो आपको करंट के साथ ना चीज़ों को इस तरीके से लिंक करना होता है, ठीक है। अब अगर इस साल या फिर ये जून के मंथ में इलेक्शन ना होने होते, ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये आपका किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट बनता ही नहीं था, ठीक है। सिर्फ इसको स्टैटिक के अकॉर्डिंग इसको इंपॉर्टेंट लेके मतलब नॉर्मली माना जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका जो स्टैटिक टॉपिक, सिर्फ स्टैटिक टॉपिक के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट की पावर्स, ठीक है। प्रेजेंट में अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से बनता रहा है वो बनता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अब प्रेसिडेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, अब क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन है, ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ना कि हमेशा मैं बताता हूँ कि जो आपको आपका स्टैटिक पार्ट होता है उसको लिंक करना होता है करंट पार्ट से, ठीक है। तो ये जितना भी सारा हमने किया ना ये सारा का सारा स्टैटिक पार्ट था, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है, 19 को इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये जो आपका पार्ट है ना ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये रिलेट किससे करता है, करंट से, ठीक है। लेकिन हमने कवर क्या सारा किया, कवर सारा किया हमने स्टैटिक, ठीक है। इसी तरीके से स्टैटिक और जो आपका जो करंट चीजें होती है ना उनको लिंक करना होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना इसी तरीके की क्लास, ठीक है, वो हम करेंगे इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ पे, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं मॉर्निंग में प्रोवाइड हो चुके हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो ये आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। जिस दिन ये क्लास अपलोड करनी होगी ना उसी दिन मॉर्निंग में मैं जो इसके जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, ठीक है। ऐसी और क्लासेस देखने के लिए जो हमारा चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप कि हम और कौन सी क्लासेस पे हम जो हमारे इस तरीके का जो टॉपिक है जैसे जो करंट से लिंक करता हो, ठीक है, उसको हम आपकी जो सजेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम और क्लासेस भी ऐसी लाते रहेंगे आपके लिए, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। वो मैं देख लूँगा इस संडे के बाद, जो अगर नेक्स्ट संडे को टाइम के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा जिस भी अकॉर्डिंग मेरा टाइम सेट बैठता होगा तो वो एंटी डिफेक्शन वाली क्लास वो नेक्स्ट संडे आ जाएगी या इन बिटवीन कभी भी आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, और थैंक यू सो मच। आप अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें, और जो एग्ज़ाम्स हैं जो आपके स्पेशली ये जो ग्रुप बी वाले एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर में आपका DDA का एग्ज़ाम है, और उसके बाद जो आपका ADA और दूसरे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, और उससे पहले जो आपके वो हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, ठीक है, वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी नहीं, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज या एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ठीक है। ये क्योंकि ये सब ना सब भी में पॉलिटी जो होती है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, पॉलिटी, और ये जो हमारा पॉलिटी में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और इसके जो एक तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो गैस करने बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा रिसेंट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, रिसेंट एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो प्रेजेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तो प्रेजेंट से रिलेटेड होगा। दूसरी बात, अगर प्रेजेंट से क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली या तो प्रेजेंट की पावर्स में से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। पावर्स में से इसलिए आएगा क्योंकि जब नए प्रेजेंट बनते हैं ना तो वो जनरली क्या होता है कि वो ना जब न्यूली ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो एक तो वो ओथ्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। ओथ लेने के बाद फिर वो ओथ्स दिलवाते हैं, ठीक है। वो सब ना इनकी पावर्स में आता है। उसके अलावा
ये कुछ डिसीजंस लेते हैं जब बिल्कुल न्यू आते हैं ना ऑफिस में, ये डिसीजंस लेते हैं। उसके अलावा एक ना इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, आज की क्लास का ही था, क्लास शुरू करते टाइम ही मैंने आपको बताना था। इनके ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं प्रेजेंट के, ठीक है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, जब प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब बेसिकली रूल्स ही होता है। जैसे कोई भी फंक्शन होना है ना, तो जो इन दोनों का स्टाफ होता है ना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ, ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इनका स्टाफ, ये ना पहले ही कोऑर्डिनेट कर लेता है कि कौन जो इनकी जो एंट्री टाइमिंग होगी वो किस तरीके से होगी, ठीक है, वो सब कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। इनकी टीम होती है प्रॉपर दोनों की, उसके अकॉर्डिंग वो कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर दोनों को किसी एक जगह पे विजिट करना है, ठीक है, तो जो सबसे पहले आएंगे ना वो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ठीक है, वो आके अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है, और जब प्रेसिडेंट आएंगे ना तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी सीट से खड़े होंगे, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट में खड़े होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, प्रेसिडेंट फंक्शन से पहले बाहर जाएंगे, ठीक है, पहले ये बाहर जाएंगे, और जब ये बाहर जाएंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो फिर से अपनी सीट पे खड़े होंगे रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये रूल बुक्स होती हैं आपकी। ये जो जितनी भी आज की जो आपकी बुक से परे की बातें जो मैंने आपको बताई है ना, ये सारी असल में कवर होती हैं आपकी ना, रूल बुक होती है एमपीज और एमएलएस की, ठीक है। और ये असल में एमपीज एमएलएस कभी पढ़ते भी नहीं है, ये असल में जो ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ना, ये इन्हीं को पढ़नी होती है, ठीक है, और इन्हीं को पढ़ के इनको बतानी होती है। तो ये असल में ये जो सारी बुक ये जो होती है ना, रूल बुक्स वगैरह होती हैं, ये उसमें से उठाई है ये मैंने सारी बातें, जो भी आपको फैक्ट्स वगैरह बताए ना। आप देख रहे होंगे कि बहुत से फैक्ट्स इसमें ऐसे थे जो आपकी लक्ष्मीकांत, ना तो लक्ष्मीकांत वाली बुक में है, ठीक है, ना ही वो डीडी बासु वाली बुक में है, ठीक है, तो दोनों बुक्स में नहीं थी, क्योंकि वो जो रूल्स एंड फैक्ट्स है ना वो मैंने वहां से उठाए हैं, जो इनकी रूल बुक होती है ना, इसकी आपकी पार्लियामेंट्री रूल बुक, ठीक है, तो उसमें से है। तो उसमें से सारा जो ये जो होते हैं पूरे स्ट्रक्चर होते हैं कि इसमें ना वेरियस प्रोपोर्शन वो बनती है, प्रोबेबिलिटीज बनती हैं कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा क्या क्या मतलब वेरियस पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो वो जो सारी पॉसिबिलिटीज लिखी होती है ना, वो रूल बुक में लिखी होती हैं कि अगर मान लो प्रेसिडेंट अपने उस पे नहीं है, सीट पे नहीं है, ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एज ए प्रेसिडेंट रूल करेंगे, ठीक है। अब मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन रूल करेगा, तब उस टाइम पे रूल करते हैं आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो रूल करते हैं, ठीक है। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सीट है उस पर कौन वो करेगा, ठीक है, उस पर कौन एक्ट करेगा, क्योंकि वो तो अभी क्या एक्ट कर रहे हैं, एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं या एज ए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे वो क्या करते हैं कि जो आपके जो जजेस होते हैं ना, इनका एक पैनल बना देते हैं, ठीक है, वो उस पैनल में से किसी एक बंदे को ये अपॉइंट कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए चीफ जस्टिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रूल बुक्स होती हैं उसमें ये सब रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।